वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसीसी लर्निंग। तो आज की हमारी वीडियो पार्ट 2 होने वाली है कल की वीडियो की, जिसमें हमने एसीसीए के F2 यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्टार्टिंग का पोर्शन कवर करा था। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो लोग अभी जाके पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम लोग इस समय कहाँ पर हैं। उसका लिंक अभी आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक गुड इंफॉर्मेशन में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। हमने आगे चल के पढ़ा कि मिशन स्टेटमेंट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि प्रोसेस, प्लानिंग, कंट्रोल ये सब क्या होते हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली हमने क्या पढ़ा था उस वीडियो में कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, टेक्निकल क्या होती है और ऑपरेशनल। ये सब मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा पहले ये चीज़ें पढ़ लें। उसके बाद से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आगे का टॉपिक, कॉस्ट, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यू सेंटर्स। देखिए मैं समझाता हूँ कि कॉस्ट सेंटर एक वर्ड है, प्रॉफिट सेंटर एक वर्ड है, इन्वेस्टमेंट सेंटर एक वर्ड है एंड रेवेन्यू सेंटर एक वर्ड है। इन्होंने इसको एक पूरा एक कंसेप्ट के संग समझाया है। अब आगे चलते हैं कि responsibility accounting. Responsibility accounting is based on identifying individual parts of business which are the responsible for a single manager. देखिए जैसे एक फर्म है, एक कंपनी है, उसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रमोशन डिपार्टमेंट, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, जो डिपार्टमेंटल हेड होता है। तो उस डिपार्टमेंटल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस उस सिंगल डिपार्टमेंट के लिए होती है। तो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ बिजनेस हुज मैनेजर हैज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस। अगर मैं एक सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं बस सेल्स को किसी तरह इंक्रीज करूँ और मैं उसी से रिलेटेड हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। मेरे को ये मतलब नहीं कि प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, मेरे को ये मतलब नहीं कि फाइनेंस में क्या चल रहा है, मैं सिर्फ सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो अब जैसे हम देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं। आप इन सेंटर्स को ना एक डिपार्टमेंट की तरह पढ़िएगा कि एक डिपार्टमेंट को हम सेंटर बोल रहे हैं। अब कॉस्ट सेंटर का जैसे नाम बता रहा है कॉस्ट, यानी इसका मतलब सिर्फ कॉस्ट से है। जैसे कोई पेंट मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कहाँ लगेगी? मिक्सिंग डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। यानी अगर हम इसको समझे ऊपर से तो कॉस्ट सेंटर मतलब होता है कॉस्ट डिपार्टमेंट। आपका जो भी बिजनेस है उसके अंदर जो मेजर मेजर कॉस्ट लग रही है ना, आप उसका एक डिपार्टमेंट बनाओगे और आप कंट्रोल करोगे कि देखिए द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉस्ट सेंटर मैनेजर इज टू जज टू एक्सटेंड टू विच कॉस्ट ऑफ टारगेट्स हैव बीन अचीव। मतलब मैंने सोचा था कि इस साल इस मेरी एक पर्टिकुलर, जैसे अगर हम बात करें मिक्सिंग डिपार्टमेंट, तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट पे 1000 करोड़ खर्च होने चाहिए, पर मेरी 1500 करोड़ खर्च हो गए। तो मैं अगर कॉस्ट मैनेजर हूँ तो मेरा ये ड्यूटी है कि मैं ये जज करूँ कि ये ज़्यादा खर्च क्यों हुआ, हमने जो प्लान करा था चीज़ें वैसे क्यों नहीं चली। तो हम आगे चलते हैं कि रेवेन्यू सेंटर्स। अब जैसे रेवेन्यू सेंटर्स नाम बता रहा है कि इसका मतलब सिर्फ रेवेन्यू से होने वाला है। तो रेवेन्यू सेंटर इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट अर्न सेल्स रेवेन्यू। मतलब जितना भी हमारे सेल्स से रेवेन्यू अर्न हुआ उन सबको मेंटेन करना, उन सब पे एक वॉच रखना किसका काम है? रेवेन्यू सेंटर का। रेवेन्यू सेंटर्स आर जनरली एसोसिएटेड विद सेलिंग एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल रीजनल सेल्स। अब जैसे मैंने बताया कि एक सेंटर का मतलब डिपार्टमेंट होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सिर्फ इतना मतलब है कि वो सेल्स कैसे बढ़ाए और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट करे। अब इसके बाद आता है अगला हमारा प्रॉफिट सेंटर। अब प्रॉफिट सेंटर इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस फॉर विच बोथ द कॉस्ट इंकर्ड एंड द रेवेन्यू अर्न्ड आर आइडेंटिफाइड। अब देखिए हमने पहले पढ़ा कॉस्ट सेंटर, फिर हमने पढ़ा रेवेन्यू सेंटर। अब इन दोनों की वजह से ही तो प्रॉफिट जनरेट होंगे। अगर हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू आपस में सही से नहीं चल रहे तो हम प्रॉफिट कैसे जनरेट कर पाएंगे? तो प्रॉफिट सेंटर्स आर फाउंड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस with a divisionalized structure and each division is treated as a profit center. मान लो मैं एक अमूल का एग्जांपल देता हूँ। अमूल बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, चीज़ बनाता है, पनीर बनाता है। अमूल और बेकरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, चॉकलेट्स बनाता है, आइसक्रीम बनाता है। तो इन सब डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड होंगे और वो हर डिपार्टमेंटल हेड अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रॉफिट जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। जैसे मैं बोलूँ कि मान लो यार चल इस बार चॉकलेट्स पे तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, आइसक्रीम में लॉस हो गया, तो क्या वो पर्टिकुलरली अमूल के लिए अच्छा है? नहीं, क्योंकि जब अमूल ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं तो हर डिपार्टमेंट उसका अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। तो ये प्रॉफिट सेंटर की ड्यूटी है कि वो मेंटेन करे कि सारे प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। अब ये देखिए, विद इन ईच प्रॉफिट सेंटर देयर कुड बी सेवरल कॉस्ट सेंटर्स एंड रेवेन्यू सेंटर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब हुआ कि हमारे अलग अलग प्रॉफिट सेंटर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि चॉकलेट का अलग होता है, आइसक्रीम का अलग होता है। तो इन सबके आपने अपने खुद के सेंटर होंगे कि चॉकलेट वाले के लिए खुद का कॉस्ट सेंटर अलग होगा, आइसक्रीम वाले के लिए खुद का कॉस्ट सेंटर होगा, चीज वाले के लिए खुद का होगा। तो ऐसे data and information relating to both cost and revenue must be collected and allocated to the relevant profit centers। अब ये सब ना आपको रीड करना है, क्योंकि मैं थोड़ा तेज तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये सब पार्ट, ये जो इसके अंदर लिखा है ना, ये सब एग्जांपल्स वगैरह है, तो आप इन्हें रीड करके ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। मैं आपको मोटा मोटा ऊपर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अब अगला आता है हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। अब इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब हो गया, हम इसको देख ही नहीं रहे, सही है। इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब हुआ कि कंपनी में कहाँ कहाँ रुपया लगाना है, कहाँ कहाँ रुपया कंपनी में आएगा, वो सारा किसका काम हो गया, इन्वेस्टमेंट सेंटर का। कि मैनेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एज वेल एज डिसीजंस अफेक्टिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। अब मान लो कि मैंने जहाँ इन्वेस्ट करा था, मैं एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर हूँ, और मैंने जहाँ इन्वेस्ट करा वहां से हमें रिटर्न नहीं मिला, तो वो अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट भी इफेक्ट करेगा, मेरे रेवेन्यूज भी इफेक्ट करेगा, कंपनी की इमेज भी इफेक्ट करेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट सेंटर के हेड मैनेजर का क्या काम होता है कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अच्छे से ले। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब अगेन ये तीन टर्म्स हैं, सॉरी दो टर्म्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ये हमने जो 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ी थी ना, कि हम उसमें फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, हम उसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये सब जो इंटरनल काम होता है फर्म का, ये सारा काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन एंड समराइजिंग them in a periodic financial statements for external users। अब हम क्यों बनाते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, हमारे शेयर होल्डर्स, इन सबको हम ये इंफॉर्मेशन दे सकें ताकि वो एनालाइज कर सकें, इंटरप्रिटेट कर सकें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। तो आई गेस कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो समझाना इतना आपको डीपली नहीं पड़ेगा, बाकी आप इसे अभी आगे चल के F3, आपका पूरा F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर है, तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे इसे अभी। Cost and management accounting. Managers usually want to know about the cost and the profit of individual products and services। अब जैसे हमारा नाम बता रहा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी आपके प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आ रही है वो, और आपके मैनेजमेंट को क्या क्या चाहिए ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैनेजर्स को ज़्यादातर क्या चाहिए होता है कि उनकी प्रोडक्ट पे कॉस्ट कितनी आ रही है, उन्हें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ताकि वो ये सब चीज़ इंफॉर्मेशन को आगे यूज़ करके अगली कॉस्ट बता सकें, रेवेन्यू बता सकें, प्रॉफिट बता सकें और इन्वेस्टमेंट सेंटर को दे सकें। सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स। यानी ये सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने की ड्यूटी है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है, सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन, और सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन सफिशिएंट नहीं होती ये सब बात जानने के लिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने ये पढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि हम क्वालिटेटिव करेक्टर इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ क्वांटिटेटिव करेक्टर लिखते हैं। बट क्या एक मैनेजर को क्वालिटेटिव करेक्टर जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मान लीजिए मेरा स्टाफ मेरे को प्रॉफिट्स तो दे रहा है, बट स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, यानी वो फ्यूचर के लिए हमारे हो सकता है कि वो स्टाफ हमारे लिए हैजार्डियस हो जाए, वो आगे चल के हमारी फर्म को नुकसान दे दे। तो क्या ऐसा मेरा स्टाफ रखना मेरे लिए अच्छा है, बिल्कुल नहीं। तो ये सब बातें मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता सकती, ये सब बातें मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बता सकती है। ये देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग डेटा एंड प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड और द सर्विसेज इट प्रोवाइड्स। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम होता है, अगेन सिर्फ कॉस्ट निकालना, आपके सारे प्रोडक्ट जितने आपने बनाए, और जिससे वो आगे चल के बता सकें कि वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इट ऑल्सो यूज टू एस्टेब्लिश कॉस्ट फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। अब आप इसे एक रीड मारिएगा, ये सब, ये अगर मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं क्या है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज फाइनेंशियल इन नेचर। ये बिल्कुल वही है जैसे मैं आपको भी एग्जांपल समझा रहा था कि हमने हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ हमें क्वांटिटी बताती है कि हमारी फर्म में कितने प्रॉफिट्स हुए, कितने लॉस हुए, बट हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें ये बताती है। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंट सिस्टम इज इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू ऑब्टेन नॉन फाइनेंशियल एज वेल एज फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या आ गए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरा स्टाफ कैसा है, मेरे एथिक्स कैसे हैं, जो मैंने वैल्यूज बनाई थी वो वैल्यूज मैं सही से यूज कर पा रहा हूँ या नहीं। तो ये सब काम किसका होता है, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का।
अब एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इन्फॉर्मेशन मेनली प्रोड्यूस फॉर किसके लिए बनती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, यानी मैनेजर्स के लिए। मैनेजर्स कौन है? हमारे इंटरनल यूजर्स, तो इंटरनल यूज के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों के लिए बनती है। मैं ये भी कहूंगा कि इसमें आप इंटरनल भी लिखें, उन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल लिखा है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज मैनेजर्स भी करते हैं और साथ साथ बाहर के शेयर होल्डर्स, बैंक, गवर्नमेंट, ये सब भी करते हैं। पर्पस क्या होता है? टू एड प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी मैनेजर्स का क्या पर्पस है कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का? कि वो अच्छे से प्लान कर सकें, कंट्रोल कर सकें और डिसीजन ले सकें। ये तीनों चीजें भी हमने ऊपर पढ़ी थी अच्छे से, यानी पिछली वीडियो में। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन अ पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द पीरियड। लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ नहीं होते। क्यों? क्योंकि लीगली यहाँ पे किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, या फिर आपके लिए जरूरी है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, मैनेजमेंट सॉरी सॉरी आपको ये जरूरी है कि आपको आपको जो मैनेजर अपनी अकाउंटिंग कर रहा है वो नेसेसरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक चीज नेसेसरी है कि लिमिटेड कंपनीज यानी एलएलपी जो होती है हमारी, उन सारी कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बहुत जरूरी है, वो उनका लीगली मस्ट है। अब फॉर्मेट्स, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता कि आप इसी फॉर्मेट में काम करेंगे, बट हाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमारे फॉर्मेट्स हैं जो बिल्कुल सही होने चाहिए और वो कंपनी लॉ को सेटिस्फाई करने चाहिए। नेचर क्या होगा? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, यानी मैंने बताया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों, और इसमें हम मेजरली फाइनेंशियली लेते हैं। टाइम पीरियड, यानी ये किस किस टाइम पीरियड पे बेस होता है? ये हिस्टोरिक पे बेस होता है और फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा होता है। दोबारा से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो इंफॉर्मेशन पुरानी लेती है जिससे वो फ्यूचर प्लान कर सके। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा क्या होता है कि सिर्फ हिस्टोरिक डाटा होता है कि जो हमने फ्यूचर में करा उसकी एक इंटरप्रिटेशन, बस, इससे आगे कुछ नहीं। अब आगे है द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल है? मैं देखिए इसे पढ़ाता हूँ। एनुअल स्टेटरी अकाउंट्स, बजट एंड फोरकास्ट, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब लौट फिर के अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ा ये वही सारे रूल्स इसमें उन्होंने नीचे दे रखे हैं। देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज जनरली सप्लाइड टू मैनेजमेंट इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने क्या कहा था, कोई फॉर्मेट नहीं होता, तो ये बेसिकली रिपोर्ट्स होती हैं जो सब मैनेजर्स तक पहुंचती हैं। The following assertion related to the management accounting. The purpose of management accounting is to provide accounting information to managers of the business and other internal users. अगला बढ़ते हैं। Management accounts are only concerned with the cost of goods and services and operations. तो इसमें हमारा only assertion A, यानी ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, जैसे हर चीज चाहिए होती है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स से नहीं होता। बट हाँ, इनका पर्पस क्या होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें सारे मैनेजर्स को, इंटरनल यूजर्स के लिए भी और बिजनेस को भी। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक हो गया। अगला, द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अब हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो अभी हमने ऊपर एक फंक्शंस पढ़े थे ना, उसमें छोटी छोटी लिमिटेशंस आ गई हैं कि देयर आर नंबर ऑफ रेस्पेक्ट्स इन विच मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में फेल टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो सारे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर पाती। जैसे क्या क्या फेलियर आ सकते हैं? एक्यूरेसी, हो सकता है कि हमने कॉस्ट ज्यादा मान ली हो, हमारा हो सकता है जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट ना हो, तो ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। टाइमलेसनेस, हो सकता है मेरे को जो डिसीजन जब तक मुझे इफेक्ट करता मेरे को इन्फॉर्मेशन उसके बाद मिली, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन फिर मेरे लिए अच्छी हुई? नहीं। क्या वो प्रॉफिटेबल हुई? नहीं। अंडरस्टैंडेबल, हो सकता है कि मैनेजमेंट अकाउंट ने इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निक यूज कर ली, इतनी ज्यादा हमने पढ़ा था टेक्निकल वर्ड्स यूज कर लिए कि वो मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है और मैं एज अ मैनेजर अच्छे से उससे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। अब पढ़ते हैं रेलिवेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यूज, यानी हमें जो भी अभी तक हमने ऊपर पढ़ा फाइनेंशियल, हमें स्टेटमेंट से, अकाउंटिंग सिस्टम से हमें जो जो मिला, अब क्या वो सब चीजें हमारे लिए रेलिवेंट हैं? नहीं। हो सकता है कि हम पे बैलेंस शीट आई, फाइनेंशियल पोजीशन आया हम पे हमारी फर्म का, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर क्या वो सब चीजें मेरे लिए रेलिवेंट हैं? मेरे लिए जो जो काम का होगा मैं वो रख लूंगा, और काफी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो मेरे लिए काम की नहीं है। जैसे, not all information produced by an accounting system is relevant to the decision made by management, यानी हो सकता है कि मुझे कॉस्ट के लिए डिसीजन लेना है तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है कि मेरे पे कितनी मशीनरीज हैं। तो ऐसे हो सकता है कि काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, पर हर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो ऐसा जरूरी नहीं।
particular information produced mainly for financial reporting purpose and then taken as a as the basis for management decisions will often need significant modification to be useful to management. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हमारे लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन बनती है, बट सारी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं होती मैनेजमेंट डिसीजन के लिए। उसमें से हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं और फिर यूज करते हैं। ठीक है, अब ये इन्होंने समझा रखा है कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, द प्रिंसिपल हियर इज सिग्निफिकेंट द फिगर्स प्रेजेंटेड टू असिस्ट इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, कि क्या क्या हम चीजें सोचते हैं एक मैनेजमेंट डिसीजन लेते वक्त, कि फ्यूचर हमारे इंक्रीमेंटल का मतलब क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट या रेवेन्यू में लगा रहे हैं। और कैश फ्लो में क्या होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है बट सारी इंफॉर्मेशन नहीं आती, ऐसे। अब नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये क्या हुआ, यानी क्वालिटेटिव हो गया, कि मैनेजर्स विल नॉट ऑलवेज बी गाइडेड बाय सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर हार्डवर्क। मैंने भी ऊपर पढ़ाया था ये बात कि जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियली मिली बस वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है कि उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे चल रहे हैं, कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका मोटिवेशन कैसा है, कि अदर एनवायरमेंटल फैक्ट्स कैसे चल रहे हैं, कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक अच्छा बनाने के लिए। अब इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, आप इसे एक थोड़ा सा रीड मारिएगा, ये कोई इतना मतलब बढ़िया इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का, कि व्हाट आर एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, जैसे नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस के बाहर की इन्फॉर्मेशन। द एनवायरमेंट रेफर टू ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट अ कंपनी एंड इंक्लूड गवर्नमेंट एक्शन, competitor action, customer demand and other factors of, for example, the weather। मतलब कि हमारे एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन में हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन में हमारे क्या क्या आता है, जैसे गवर्नमेंट हो गई, हमारे कॉम्पिटिटर हो गए, हमारे कस्टमर की डिमांड कैसी चल रही है, इस समय क्या सीजन चल रहा है, ये हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम फोकस एंटायरली ऑन इंटरनल इन्फॉर्मेशन। देखिए, पहले क्या होता था, मैं आपको इसका एक छोटा क्रक्स बता देता हूँ, आप इसे रीड करिएगा, कि पहले हम सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन पर रिलाई करते थे कि हमें को अपनी कंपनी से मतलब है, बट आज के टाइम को प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ऐसा नहीं होता। हमें सिर्फ अपनी कंपनी से मतलब नहीं, हमें ये भी देखना है कि पास वाली कंपनी क्या कर रही है, हमें ये भी देखना है कि गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज ला रही है, और हमें हर चीज़ का देखना है कि कस्टमर किस तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो नया चेंज आया है ना, एनवायरमेंटल चेंज, ये एनवायरमेंटल चेंज एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन में आ गया, और अब ये आने वाले टाइम में और अब के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए। देखिए, it follows from this an organization should have information on its environment available on it within its accounting information system। The organization need extension information as well as internal। ये देखिए, उसे एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट है और इंटरनल इंफॉर्मेशन भी। तो अब यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है आज का। तो अब हमने F2 का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप इसे अच्छे से रीड करिएगा, समझिएगा, कोई इशू आता है तो आप मेरे को पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं बताता हूँ। और अब आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 2 सोर्सेज ऑफ डेटा ये स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को मेल करिए, इंस्टा पे DM करिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।